तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। और समझेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं और कैसे हम लोग किसी बॉडी में फोर्स के वजह से आने वाले मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो मोमेंट होता क्या है। ठीक है, मोमेंट किसको बोलते हैं हम लोग, मोमेंट क्या है, डेफिनेशन अगर देखें तो बोलता क्या है कि इट इज द टर्निंग इफेक्ट। ठीक है ना, इट इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय it is the turning effect produced by a force acting on a body, acting on a body about a फिक्स्ड पॉइंट। तो क्या है बेसिकली ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। ठीक है, ऑन अ बॉडी। अगर किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस फोर्स के वजह से बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई हो रहा है और जिसके वजह से बॉडी में अगर टर्निंग इफेक्ट, बॉडी टर्न होने लगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे बॉडी में क्या आ गया, मोमेंट आ गया। बॉडी में क्या आ गया, मोमेंट आ गया। जैसे आप देखते हो दरवाजा, जैसे ही हम लोग दरवाजे में फोर्स लगाते हैं तो दरवाजा क्या होता है, टर्न होता है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसमें क्या आ गया, बॉडी में मोमेंट आ गया। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि मोमेंट को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस टाइप, कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए, जैसे पहले आप समझो इस इफेक्ट को कैसे होता है, ये टर्निंग इफेक्ट। सपोज कि आपके पास क्या है कि आपने एक टेबल पे ठीक है, एक टेबल पे आपने एक कोई बॉडी जो है रख दिया। ठीक है, एक मिनट, जैसे कि इसको देखिए आप, ठीक है ना, ये एक बॉडी है। ठीक है, और अगर आपने इसको क्या किया, कहीं पे ये हॉरिजेंटली रख दिया, हॉरिजेंटली कहीं रख दिया है ना, हॉरिजेंटली रख दिया एक टेबल पे, और इसके एक साइड पे हमने क्या किया, यहाँ होल करके स्क्रू लगा दिया। ठीक है, इसको हॉरिजेंटल टेबल पे रखा। ये एक समझ लीजिए कि आप एक स्केल ले लीजिए, है ना, और स्केल को, वुडन स्केल आता था ना, उस पर हमने एक तरफ क्या किया, स्क्रू लगा दिया। तो सपोज कि हमने क्या किया, यहाँ पे इसको एक स्क्रू कस दिया एक तरफ। ठीक है, इसको एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख के इसमें हमने क्या किया, एक स्क्रू लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, अब क्या कर रहे हैं हम कि अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया इस जगह पे। ठीक है ना, एफ फोर्स अप्लाई किया। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये टर्न करने लगेगा, क्योंकि एक जगह ही स्क्रू लगाया है और अगर फोर्स हमने लगाया है इस एंड पे तो ये क्या होगा, इधर टर्न करने लगेगा। ये टर्न करके रोटेट करके कुछ इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको सेंटर मान के, ये सेंटर मान के, ये जहाँ से हमने इसको हिंज किया है या फिर आप स्क्रू लगाए हो, ठीक है, जहाँ से हमने फिक्स किया है उस पॉइंट को सेंटर मान के ये क्या करने लगेगा, ये रोटेट करने लगेगा। तो हम बोलेंगे कि ये टर्निंग इफेक्ट आया और इसको बोलेंगे कि इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में क्या आ गया, मोमेंट आ गया। ठीक है ना, हम बोलेंगे इस फोर्स की वजह से क्या आ गया, मोमेंट आ गया। अच्छा, ठीक है, एक चीज़ और कि अगर यही फोर्स हम डाउनवर्ड नहीं लगाते, अगर यही फोर्स अपवर्ड लगाते, अगर फोर्स ऐसा होता, ठीक है ना, देन क्या होता, देन ये जो टर्निंग इफेक्ट तो आता तब भी, लेकिन ये बॉडी किधर मूव करता, तो बॉडी मूव करता एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, बॉडी मूव करता एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना,
तो फोर्स लगने की वजह से बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट आता है यानी मोमेंट आता है, वो मोमेंट दो तरीके का हो सकता है, दो नेचर हो सकता है उसका, या तो वो क्लॉकवाइज घूमे या तो फिर अदर क्या होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ठीक है ना। तो दो तरीके से वो टर्निंग इफेक्ट आ सकता है, जिसके कारण हम बोलेंगे कि मोमेंट दो तरह का है, एक क्लॉकवाइज मोमेंट और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं हम एक बार कि मोमेंट जो होता है सर वो दो तरह का होता है ना, मोमेंट जो है दो टाइप का होता है, क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि ये जो मोमेंट है ठीक है, ये दो टाइप का हो सकता है। ये जो मोमेंट है ये दो टाइप का हो सकता है। कौन सा? एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज हो सकता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। यानी बॉडी पे अगर टर्निंग कैसा हो रहा है, अगर फोर्स लगने की वजह से बॉडी कैसा टर्न कर रहा है, अगर घड़ी के सुई की तरह अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉक की तरह घूम रहा है, ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज। और अगर घड़ी के विपरीत दिशा में अगर चल रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अगर क्लॉकवाइज हो तो हम इसको जनरली कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो उसको हम लोग नेगेटिव दिखाते हैं, ठीक है ना। मतलब एक दूसरे को ऑपोजिट दिखाने के लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, और क्लॉकवाइज मोमेंट को जनरली हम लोग यूज किया जाता है कि पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं, ठीक है ना। और एंटी क्लॉकवाइज अगर मोमेंट हो तो हम उसको नेगेटिव साइन से दिखाते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये तो हो गया मोमेंट का टाइप, ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। मोमेंट दो टाइप का हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब बात रहा कि मोमेंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे मोमेंट को, ठीक है ना। तो मोमेंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जरा ध्यान दें। अगेन डायग्राम से आते हैं हम लोग, ठीक है। ये अगर बॉडी है, इस तरीके से हमने हिंज किया है, ठीक है ना, और फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है यहां पे, सपोज फोर्स यहां पे अप्लाई हुआ F, ठीक है ना, F। और इसकी वजह से आपको पता है कि ये बॉडी जो टर्न करेगा वो किधर करेगा, क्लॉकवाइज, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज होता है कि कभी भी मोमेंट जब निकाला जाता है, देखिए डेफिनेशन में भी देखिए कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी में, ठीक है ना, बट लिखा हुआ है कि अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट होगा। जब भी मोमेंट हम लोग देखते हैं तो किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट देखते हैं, ये जरा ध्यान रखना। मोमेंट हम तभी निकालते हैं जब किसी ना किसी कोई ना कोई पॉइंट दिया हुआ हमें कि इस पॉइंट के अबाउट हमें निकालना है, ठीक है ना। तो जिसको सेंटर मान के वो टर्न करता है वही हमारा होता है वो पॉइंट, फिक्स पॉइंट, और उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट सेंटर, ठीक है। तो इस पॉइंट को सपोज अभी इसका नाम दे देते हैं ओ, और इस पॉइंट का नाम है मोमेंट सेंटर, ठीक है। तो इस पॉइंट का क्या नाम है, मोमेंट सेंटर, ये भी ध्यान रखना है, इसका नाम है मोमेंट सेंटर, ठीक है। अब क्या है, अब मोमेंट कैसे निकालते हैं, मोमेंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अगर मोमेंट का फॉर्मूला का बात करें, फॉर्मूला क्या है, मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो भाई मोमेंट का फॉर्मूला होता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। मोमेंट अगर तुम्हें निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थोड़ा बहुत ये परेशान करता है कभी कभी किसी केस में, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कि क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, ये जो डिस्टेंस लिया जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कहाँ से लिया जाता है, तो फ्रॉम मोमेंट सेंटर
फ्रॉम मोमेंट सेंटर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। जैसे यहां पर क्या होगा, अगर यहां लेना हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये है, देखो फोर्स का लाइन समझिए पहले, ये जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस फोर्स का डायरेक्शन को में अगर हम एक लाइन खींच दें, मतलब आप आगे खींच दो, पीछे खींच दो, कहीं खींच दो, है ना, तो ये जो फोर्स लगने का जो लाइन है, ठीक है ना, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यही कहलाता है। उस डायरेक्शन में आप आगे पीछे फोर्स का लाइन एक्सटेंड कहीं भी कर सकते हो, और इस लाइन को बोला जाता है क्या, ये होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, जिस लाइन में फोर्स एक्ट कर रहा है, भले वो कहीं पर भी मेंशन हो छोटा सा एरो के साथ, लेकिन अगर हम उसको एक्सटेंड कर दें आगे पीछे, तो ये कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब बोलता क्या है कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो लेना है, कहां से लेना है, फ्रॉम मोमेंट सेंटर से, जो कि अभी ओ है हमारा, तो मोमेंट सेंटर से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में। तो बताइए जरा ये क्या होगा कि अगर हम इस पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर आ गया, देखिए यहां से एक लाइन लिया हमने, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, तो ये कहलाया क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज अगर ये डिस्टेंस आपको दिया रहे, सपोज ये डिस्टेंस आपको x दिया रहे, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे इसको, जब लिखना हो या मोमेंट कैलकुलेट करना हो तो कैसे लिखेंगे सर, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले लिखेंगे m, ये रिप्रेजेंट करेगा मोमेंट को, किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो आप मोमेंट, ये भी मेंशन करना जरूरी है। तो जैसे O पॉइंट है यहाँ पर मोमेंट सेंटर, तो ऐसे लिखोगे, इसको पढ़ेंगे मोमेंट एट O, मोमेंट एट O, तो मोमेंट जो है O पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, किस फोर्स के कारण, F फोर्स के कारण। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको करना है मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले आपको ये सोचना है कि ये जो F फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी में, ये F फोर्स इस बॉडी को किधर टर्न करना चाह रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये बॉडी में किस तरफ घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, ये अगर अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगा, और क्लॉकवाइज को हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो वहां नेगेटिव लिखते हैं हम लोग, तो यहां पर मेंशन करना है पहले साइन, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है फोर्स, तो फोर्स कितना है, तो फोर्स है F, और इनटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज अगर x दिया हुआ है तो इनटू x, ठीक है। तो ये निकल गया क्या, मोमेंट, इस बॉडी पे मोमेंट निकल गया, और ये कैसा आया, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोमेंट आया, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आया है तो ये क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मोमेंट। अब इसी को अगर एक से ज्यादा फोर्स रहा तो फिर कैसे हम लोग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में। तो अगर मान लीजिए सपोज कि ये O पॉइंट, ठीक है ना, और फोर्स सपोज कि एक फोर्स यहां है, खींच रहा है नीचे F1, और एक फोर्स यहां है, खींच रहा है F2, ठीक है। एक फोर्स F1 लग रहा है यहाँ, एक फोर्स लग रहा है F2। अब क्या किया है कि इस बॉडी को एक फोर्स F1 इधर खींचा जा रहा है F1 से, और ये फोर्स F2 इधर खींचा जा रहा है, ठीक है। और सपोज कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो मेंशन है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लीजिए कि x2 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो मान लीजिए कि x1 है। ये अगर दिया हुआ है, इस तरह का डिस्टेंस के साथ दिया हुआ है, तो ये किधर घूमेगा। अगर हम ये बोले कि जिस फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, F1 या F2 में जो लार्जर होगा, उधर ये रोटेट करेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना।
या जो फोर्स नजदीक है या दूर है वो घूमे, ऐसा भी नहीं। ये डिपेंड करेगा किस पे, कि किधर टर्न करेगा। क्योंकि ये देखो, ये घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, ये F1 टर्न किधर करना चाह रहा है, क्लॉकवाइज, और ये F2 ये टर्न करना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये किधर घूमेगा, तो ये टर्न किधर होगा, टर्निंग इफेक्ट किधर आएगा, तो हम बोलेंगे कि सिर्फ फोर्स के वजह से, कि फोर्स कौन सा ज़्यादा है या डिस्टेंस किधर ज़्यादा या कम है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी मोमेंट पे डिपेंड करेगा। जिसका मोमेंट ज़्यादा है, इस फोर्स के वजह से मोमेंट ज़्यादा है, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा है, या इस फोर्स के कारण टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। जिस फोर्स के वजह से टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उधर ही ये बॉडी टर्न करेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब एक से ज़्यादा फोर्स एक साथ दिया रहे तो इसको लिखने का क्या तरीका है, फिर से हम लिखेंगे, चूंकि मोमेंट निकाल रहे हैं तो लिखेंगे m at o, मोमेंट एट ओ, ठीक है। और F1 की वजह से किधर घूमेगा, तो हम लिखेंगे प्लस, क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। फोर्स कितना F1 और डिस्टेंस कितना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, अभी भी यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे, ये लाइन ऑफ एक्शन है और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर गिराया तो यही डिस्टेंस आ गया x1, ठीक है। तो हम लिखेंगे x1, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया x1। और ये किधर घुमाना चाह रहा है, F2 एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस F2 इंटू x2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कैलकुलेशन। ये जब आप कैलकुलेट करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके आपके पास दो, अगर पॉजिटिव वैल्यू आया तो समझ जाना कि मोमेंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, और अगर नेगेटिव वैल्यू आया तो समझ जाना कि मोमेंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन पे कि कौन किसका वैल्यू है, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोनों का प्रोडक्ट जिधर ज्यादा होगा उधर ही ये टर्न करेगा। तो अगर ये दो फोर्स के अलावा तीसरा फोर्स भी होता तो तीसरे फोर्स को भी हम लोग यहीं से क्या करते हैं, इंक्लूड करते, उसको भी देखते कि वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, प्लस या माइनस लेते, फोर्स लेते और इंटू डिस्टेंस लेते। तो एक या एक से अधिक कितना भी फोर्स लगा हो, एक्ट कर रहा हो बॉडी पे, आप इसी तरीके से 1 बाय 1 सारे फोर्स की वजह से जो भी मोमेंट होगा आप लिख दोगे, सॉल्व करोगे। अगर प्लस में आया तो क्लॉकवाइज मोमेंट, अगर माइनस आया तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और नेट मोमेंट जो तो निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड जो आएगा। तो इस तरीके से हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और खास बात जो आपको ध्यान में रखना है, उस पर भी हम कर लेते हैं चर्चा। मोमेंट के बारे में एक और बात है जो आपको ध्यान में रखना है, और वो क्या है कि सपोज कोई फोर्स है F और इस तरीके से खींच रहा है इसको। अब इस पॉइंट पे इन्होंने हिंज कर लिया है, ठीक है, फिक्स किया, वहां स्क्रू लगा दिया है और इस तरह से इसको सीधा खींचा जा रहा है। तो क्या ये किधर घूमेगा, इसको किधर घूमना चाहिए, क्या कोई टर्निंग इफेक्ट आएगा, क्या ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो नहीं घूमेगा। जब इस तरीके से फोर्स लगेगा, प्रैक्टिकली आपका क्या है कि यहाँ आपने स्क्रू लगा दिया और सीधा खींच रहे हो आप, तो इस पर ये टर्निंग इफेक्ट तो नहीं आएगा, रोटेट तो नहीं करेगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस फोर्स की वजह से मोमेंट नहीं आएगा, ये याद रखें आप। और क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि देखिए यहाँ जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है, अगर इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को आप एक्सटेंड करो तो पता चलेगा कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी मोमेंट सेंटर से होके गुजर रहा है, ठीक है ना। कोई डिस्टेंस नहीं है। अभी जो हम लोग डिस्टेंस ले रहे थे मोमेंट सेंटर और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच, उसके बीच कुछ डिस्टेंस आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उसके और मोमेंट सेंटर के बीच कोई डिस्टेंस नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो फिर इस फोर्स के वजह से मोमेंट नहीं आएगा। प्रैक्टिकली तो आप समझ ही रहे हो कि ये घूमेगा तो नहीं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली भी आप समझ लो कि क्या है कि अगर आप मोमेंट लिखना चाहोगे यहाँ पर मोमेंट एट ओ, तो फोर्स तो लिखोगे, फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेते हो, तो मोमेंट सेंटर से जहां भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स रहेगा उस पर परपेंडिकुलर गिराते हो। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर लेने के दौरान जो डिस्टेंस ले रहे हो वो तब ले रहे हो जब ये लाइन इस पॉइंट से दूर है। लेकिन जरा सोचे कि ये लाइन अगर इसी पॉइंट से होके गुजरेगा तो इसी पॉइंट से इसी लाइन के बीच डिस्टेंस तो है ही नहीं, डिस्टेंस जीरो है। ये पॉइंट और लाइन भी यहीं पे, तो डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो।
यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाता है 0, देन क्या आता है कि मोमेंट क्या आएगा 0 आएगा। और सिर्फ यहीं से नहीं, यहाँ से तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा, कहीं से भी फोर्स अगर लगे, आप कैलकुलेशन कर रहे हो और कहीं से भी बॉडी में फोर्स आए, कहीं से भी बॉडी में फोर्स आए, ठीक है ना, F1 F2 कुछ भी, कहीं से भी अगर फोर्स आ रहा है, F है F1 F2 है, अगर किसी भी डायरेक्शन से आ रहा है लेकिन मोमेंट सेंटर से पास हो रहा है, देन उस फोर्स के कारण कोई मोमेंट नहीं आएगा और ना ही उसको इक्वेशन में लिखने का जरूरत है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें और इसको याद रखना है ना, कभी भी फोर्स का लाइन अगर मोमेंट सेंटर से पास हो रहा है तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में कोई मोमेंट नहीं आएगा, इसको याद रखना है। ठीक है, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ passes through moment center, then there is no any moment due to given force at that point। उस पॉइंट पे उस फोर्स के वजह से कोई मोमेंट नहीं होगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो आपको एक सीधा सीधा लाइन याद रखना है कि कभी भी किसी बॉडी में अगर जो हमारा मोमेंट सेंटर हो, उसी मोमेंट सेंटर से ही अगर पास हो रहा है फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, देन फोर्स का लाइन अगर मोमेंट सेंटर से पास हुआ, उस फोर्स को लेना ही नहीं है, उस फोर्स के कारण मोमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपको मोमेंट जो आपको जानना था। एक चीज और हमने छोड़ दिया, क्या, SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ मोमेंट। मोमेंट का यूनिट क्या है सर, क्या यूनिट लिखते हैं हम लोग मोमेंट का? तो मोमेंट हम जानते क्या है, मोमेंट क्या होता है, तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, अगर यूनिट देखें हम लोग, SI यूनिट देखें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो क्या होगा, न्यूटन मीटर। ठीक है ना, मोमेंट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, ये भी याद रखना है। ठीक है, और एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जिससे हमको समझ में आ जाएगी मोमेंट कैलकुलेट करना है। सपोज एक बॉडी है, सपोज एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, सपोज एक रेक्टेंगुलर बॉडी है और मान लेते हैं हमने हिंज किया, हिंज यानी वो मोमेंट सेंटर है ना, मान लो हमने सेंटर पे, उसके सेंटर पे एक स्क्रू लगा दिया। ठीक है ना, एक सेंटर पे एक क्या कर दिया, स्क्रू लगा दिया। अपने पास कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, उसके सेंटर पे हमने टेबल पे रख के क्या किया, स्क्रू लगा दिया। अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, सपोज यहाँ 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। ठीक है, अच्छा यहाँ भी हो रहा है, यहाँ हो रहा है मान लो 5 न्यूटन, यहाँ हो रहा है कुछ 6 न्यूटन। ठीक है, यहाँ ऊपर जा रहा है सपोज, ठीक है, 3 न्यूटन से, और ये नीचे जा रहा है 4 न्यूटन से। ढेर सारा जगह पे अलग अलग फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे। ठीक है, एक मिनट,
ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है कुछ इस तरह का, है ना। और सेंटर पे हमने क्या किया, सेंटर पे हमने मान लो ये ओ पॉइंट, आपसे मान लो बोल देता है फाइंड मोमेंट एट ओ। आपका क्वेश्चन ये है फाइंड मोमेंट एट ओ। ए पे आपको क्या बनाना है, मोमेंट निकालना है सारे फोर्सेस की वजह से। यहाँ एक दो फोर्स नहीं, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फोर्स है। और इसके वजह से आपको ओ पॉइंट पे मोमेंट निकालना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि कौन सा फोर्स है इसमें जिसके कारण मोमेंट निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हम बताएंगे कि वो फोर्सेस जिसका लाइन ऑफ एक्शन जो है मोमेंट सेंटर से पास हो रहा है, उसके वजह से मोमेंट आएगा ही नहीं, पहला बात। तो जैसे देखो ये जो लाइन, ये पॉइंट है, ये जो फोर्स है 1 न्यूटन का, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो पॉइंट पे ही जा रहा है। इस 2 का लाइन ऑफ एक्शन जा रहा है पॉइंट पे, ये 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है। मतलब ये जो चारों फोर्स है, ये 1 2 3 4, ये ऐसे ही दिया हुआ है, इसके कारण मोमेंट आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि चारों का लाइन ऑफ एक्शन जो है कहाँ से पास हो रहा है, ओ पॉइंट से, ठीक है। तो बच गया क्या, 1 2 3 4। तो हमको 4 फोर्स के कारण निकालना है, क्योंकि ये 4 फोर्स तो पॉइंट से नहीं जा रहा है, इसका डिस्टेंस है कुछ ना कुछ ओ पॉइंट से, है ना। तो हम लोग निकालेंगे। सपोज यहाँ डिस्टेंस हमने नहीं लिया, सपोज ये दिया हुआ है 3 मीटर और ये दिया हुआ है 2 मीटर। डिस्टेंस तो चाहिए तभी तो मोमेंट आएगा। तो ये अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इस हिसाब से हमको मोमेंट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान दो। अगर हम देखते हैं क्या लिखना है मोमेंट एट ओ, ठीक है। अब जरा देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 किसी को भी ले सकते हो फोर्स को। हम किसी फोर्स से स्टार्ट करते हैं, सपोज 5 न्यूटन से। तो 5 न्यूटन से अगर स्टार्ट किया हमने, पहले बताओ कि इस बॉडी को हमने हिंज कहाँ किया है, मतलब फिक्स कहाँ किया, स्क्रू कहाँ लगाया है, यहाँ पे सेंटर पे लगाया है। इसी तरह का बॉडी है वो। और आप 5 न्यूटन किधर लगा रहे हो फोर्स, 5 न्यूटन इस एज में आगे लगा रहे हो, है ना, राइट साइड। तो अगर फोर्स आपने लगाया इधर राइट साइड, तो ये किधर घूमेगा, देखो किधर बॉडी टर्न कर रहा है। अगर यहाँ से फोर्स लगा रहे हो तो किधर टर्न कर रहा है, ये क्लॉकवाइज घड़ी की तरह घूम रहा है ये, ठीक है ना। इधर खींचोगे तो ये बॉडी कैसे घूमेगा, इधर, तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है प्लस, फोर्स कितना दिया हुआ 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब देखो 5 वाला लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस तरीके का है, ठीक है। और ओ पॉइंट यहाँ है, तो परपेंडिकुलर कैसे गिराओगे, ऐसे, मतलब ये डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल 2 है, तो आधा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इस फोर्स को देखो, ये 3 वाला किधर घुमाना चाह रहा है, ये इस एज को पकड़ के ऊपर ले जा रहा है। तो ये बॉडी किधर घूमेगा, जरा इमेजिन करो, यहाँ हिंज है, यहाँ पकड़ा और ये ऊपर ढकेल रहा है। ऊपर ढकेलने से ये उल्टा घूम रहा है घड़ी की तरह। घड़ी तो ऐसे बजता है 3 4 5, इधर ये उल्टा जा रहा है। उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये उसको उल्टा घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस फोर्स कितना 3, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लोगे, तो मोमेंट सेंटर से गिराओगे परपेंडिकुलर इस पे, मतलब ये डिस्टेंस आएगा। यानी कितना हो जाएगा, अगर टोटल 3 है तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब आ जाओ इधर, 6 वाला किधर घुमाएगा, अगर इधर खींचे तो बॉडी किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी प्लस, फोर्स कितना 6 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन ये 2 है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और ये देखो ये 4 न्यूटन है, यहाँ पे 4 न्यूटन है, और ये 4 न्यूटन नीचे खींच रहा है। नीचे मतलब अगेन ये किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब माइनस, फोर्स कितना 4, और डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से ये वाला होगा, जो कि कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 4.5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा ना, ये 6, तो ये 6 तो खत्म हो गया। ये 5 में 4.5 माइनस हो गया, तो क्या आएगा 0.5, और 0.5 क्या आ गया, 0.5 यूनिट क्या होगा सर, न्यूटन मीटर। और ये चूंकि पॉजिटिव वैल्यू आया है, इसका मतलब क्या है, ये मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये जो मोमेंट आया ओ पे इन सारे फोर्सेस के वजह से, वो कितना आया 0.5 न्यूटन मीटर। चूंकि पॉजिटिव आया तो ये क्लॉकवाइज आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा यूज है इस मोमेंट का। जब हम लोग बीम वगैरह पढ़ेंगे तो, है ना, बिना मोमेंट के आप बना नहीं सकते हो बीम। जब हम लोग पढ़ते हैं और उसमें कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट वगैरह, ठीक है, तो या बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ते हैं जब बीम में, तो मोमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आप, ये हो गया मोमेंट, है ना।
आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोमेंट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।